नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आज का मुद्दा में मनीष बाजपेयी। आमतौर पर जब रिपोर्ट्स आती हैं तो होल्ला मचता है, हंगामा होता है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मढ़े जाते हैं। और खास तौर से जब अकाउंट्स की रिपोर्ट हो, चाहे उसको सीएजी रखें या फिर महालेखाकार रखें, प्रधान महालेखाकार रखें, हो हल्ला मचता है। और साल में एक बार ऐसा होता जरूर है। और इस रिपोर्ट्स में सरकार की जो कारगुजारियां होती हैं वो सामने आती हैं कि आपने रुपए पैसे का आय व्यय किस तरीके से आपका रहा, किस तरीके से आपने खर्च किया और किस तरीके से आपकी हीला हवालियां रहीं। और उस समय यह बात समझ में आती है कि आखिरकार जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो कि राजस्व के रूप में सरकार इकट्ठा तो करती है, लेकिन खर्च उसको किस तरह से करती है, ये अगर आप समझ पाएंगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा पानी में चला गया या फिर इनकी जेब में चला गया। जब मैं इस बात को यहां पर कह रहा हूं कि इनकी जेब में चला गया, तो यह हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव में जो लोग होते हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो ठेकेदार हो, सीधे तौर पर पैसा उनकी जेब में जा रहा हो। लेकिन उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको हम चुनते हैं, जिनको हम इसलिए चुनते हैं ताकि हमारी कमाई का जो पैसा है, गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, वो बहुत सही तरीके से ये लोग खर्च करें, लेकिन ऐसा कम से कम दिखता नहीं है। और इसीलिए जो इस बार की रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश के प्रधान महालेखाकार की तरफ से, उसमें सिर्फ एक ही बात नजर आती है, घोटाला ही घोटाला। हो सकता है कि एक बारगी अचरज हो कि जब मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, घोटाला ही घोटाला, तो आप कहेंगे कौन सा घोटाला, कैसा घोटाला। तो उसके ऊपर जब मैं ये बात कहूं कि जिन मानकों के हिसाब से सड़क बननी चाहिए, उन मानकों के हिसाब से सड़क बनी ही नहीं। जितने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उतने लोगों को रोजगार मिला ही नहीं। खर्चा पूरा हुआ है, लेकिन उसका आउटपुट उतना नहीं आया है। 100% में से आउटपुट आ रहा है 12%, 13%, 30%, 35%। यानी कि बाकी फीसदी का पैसा कहां गया, किस तरीके से बर्बाद किया गया, यह बात यहां पर सामने आ रही है। और वो पैसा जब इधर से उधर होता है तो समझ में आता है कि यह घोटाला है और जबरदस्त घोटाला है। एक जगह पर घोटाला नहीं है, कई जगहों पर घोटाला है। उत्तर प्रदेश के प्रधान महालेखाकार ने वार्षिक रिपोर्ट को पेश किया है और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर लीजिए आप, या फिर मिड डे मील की बात कर लीजिए आप, स्वर्ण जयंती रोजगार जैसी योजनाओं की ही बात कर लीजिए। क्या हश्र हुआ है, ये आप जब रिपोर्ट के एक एक पन्ने पढ़ेंगे तो शायद समझ में आएगा किस तरह से रुपयों को पानी की तरह बहाया गया। लेकिन जरा रुकिए, क्या परिणाम वैसा मिला? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जबरदस्त ढिलाई बरती गई, ढिलाई देखने को मिली। और इसके बारे में पूरी की पूरी बात अकाउंटेंट जनरल ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दे दी है। और खुद महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार ने अपने संवाददाता सम्मेलन में इस बात को कहा है। पीके कटारिया साहब ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली 46% सड़कें मानक पर खरी नहीं उतरी। जवाबदेही किसकी बनती है? इसकी वजह से ही यह योजना अपने लक्ष्य को पूरा ही नहीं कर सकेगी। जवाबदेही किसकी बनती है? स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील के बारे में बताते हुए कटारिया साहब ने साफ तौर पर कहा कि 18% प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें रसोई घर तक बने हुए नहीं हैं। जवाबदेही किसकी है? और 16% ऐसे स्कूल हैं जिनमें बिजली का इंतजाम ही नहीं है। जवाबदेही किसकी बनती है? रही बात स्वर्ण रोजगार शहरी योजना की, तो इसके तहत भी छोटा मोटा घपला नहीं है, बड़ी भारी जबरदस्त तरीके से अनियमितता बरती गई है। और यह साफ तौर पर कहा गया इस रिपोर्ट में कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस पर केवल 70% रकम खर्च की गई। तो कहां है प्लानिंग करने वाले और कहां है उसको खर्च करने वाले? किस तरीके से पैसा खर्च किया गया और क्या उसका आउटकम निकल कर आया? बड़ा सवाल यह है कि यह कोई नई बात कम से कम मुझे तो नहीं लगती, क्योंकि इससे पहले अगर हम सरकारों के कार्यकाल को देख लें, ऑडिट रिपोर्ट की बात कर लें, तो उसमें भी घपले भ्रष्टाचार की कहानी लगातार अनवरत चल रही है। बड़ा सवाल आज इस चर्चा में यह कि जिन लोगों को हम चुनते हैं, क्या वाकई वो हमारा पैसा हजम कर जाते हैं? क्या वाकई वो घोटाला करने के नियत से ही सत्ता में आते हैं? ये सवाल है जिन सवालों के बुनियाद में आज हम इस चर्चा की शुभारंभ करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लगातार जो कही जाती रही हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, जिसको लेकर अब
ये रिपोर्ट पेश की गई है और इसको लेकर निश्चित तौर पर राजनीतिक हंगामा होगा, लेकिन राजनीतिक हंगामे के इतर अगर आप इससे पिछली वाली सरकार का कार्यकाल की बात कर ले तो जिस तरीके से स्मारक दर स्मारक बनाए जाते रहे, जिस तरीके से हाथी दर हाथी लगाए जाते रहे, किस तरीके से एक ही काम करने को 4 बार घुमा फिरा के किया गया ताकि बजट बढ़ जाए, और कैसे घपला और भ्रष्टाचार हुआ स्मारक को बनाने में, यह किसी से छुपा नहीं है। करोड़ों रुपए का घपला घोटाला सामने आया था जब पिछली बार, ये बात है 2011 की, जब महालेखाकार की रिपोर्ट आई थी बीएसपी सरकार में, उस वक्त भी यही था। हालांकि ये रिपोर्ट वार्षिक आती है और इस बार भी कुछ इसी तरह की रिपोर्ट सामने आई हुई है। तो सवाल और जवाब अब लगातार हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हमाम में सब एक ही जैसे नजर आते हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले तारुफ करवाना चाहेंगे हम अपने खास मेहमानों का। मुन्ना सिंह चौहान साहब हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। अर्शी राजा साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और केसी जैन साहब समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जब कार्यक्रम की शुरुआत में एक बात कही और मैं चाहूंगा कि उस बात से ही हम इस चर्चा की शुरुआत करें, हम जनप्रतिनिधियों को क्यों चुनते हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है कि ये रिपोर्ट लगातार आती हैं और इस तरफ इशारा करती हैं कि जो काम इन जनप्रतिनिधियों को बखूबी करना चाहिए वो ये काम एक तो करते नहीं है और उसके बाद इन्हें कोई सबक भी नहीं मिलता है। पहली शुरुआत हम करना चाहेंगे हरीश श्रीवास्तव जी आपसे। ये घोटाला कोई नया नहीं है, ऐसे अलग अलग तरीके के काम आते रहते हैं, हर साल रिपोर्ट पेश होती रहती हैं, चाहे वो केंद्र की बात कर लें चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें। ऐसा होता क्यों है हरीश श्रीवास्तव जी? अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी का न होना इसका एक मुख्य कारण है। सरकारों की गैर जिम्मेदारी और गवर्नेंस का अभाव, वित्तीय प्रबंधन के जितनी भी खामियां इस रिपोर्ट में आई हैं उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का, आंसरेबिलिटी का पूरी तरह अभाव है। अगर आप देखिए पूरी रिपोर्ट में तो निवेश के 6135 करोड़ का पता ही नहीं कि कहां गया वो। जो निवेश आया 60,925.44 करोड़ का जी, उसमें से अकाउंटेबिलिटी केवल 54,450.7 करोड़ की है जी। 6135 करोड़ का पता ही नहीं कि वो उसका अकाउंट में ही कहीं कुछ पता नहीं लग रहा है इनके कि कहां चला गया। हाँ, तो ये सरकार का गवर्नेंस है और ये सरकार का वित्तीय प्रबंध है और ये जवाबदेही और इनकी आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है कि इतनी बड़ी धनराशि जो इस प्रदेश के विकास के कामों में लगती वो कहां चली गई, कौन इसको गबन कर गया, किसकी तिजोरी में चला गया, सरकार को इसको पता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सेतु निगम की बात देखिए जी, जो उनकी परियोजनाएं हैं उसमें 500-700 करोड़ का ऐसा जो भुगतान हुआ जो उनकी कास्ट से ज्यादा भुगतान किया इन्होंने। नहीं, जवाबदेही देखिए हरीश श्रीवास्तव जी, लागत बढ़ी, हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन आंकड़ों को गिनाने के साथ साथ मैंने जो पहला सवाल आपसे किया वो ये कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है, और इसके लिए आप भी अछूते नहीं रहेंगे। जवाबदेही आपकी बनती है विपक्ष के नाते, और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार आप लोगों के रहते हुए ये सब होता रहता है, ये सब खेल होता रहता है, आप भी देखते रहते हैं, चर्चा में भी शामिल होते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आखिरकार कुछ हश्र नहीं होता, इसका कुछ परिणाम नहीं निकलता है। यही बात हम अभी मुन्ना सिंह चौहान जी से हम सवाल रख रहे हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी, राजनीतिक तौर पर आप जबरदस्त तरीके से खंबेबाजी करते हैं आप लोग, आखिरकार इन सभी मुद्दों पर कस के कोई इनिशिएटिव आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? मुन्ना सिंह चौहान जी। देखिए, मैं पहले आपको के न्यूज को बधाई देना चाहता हूं। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था, चलिए अच्छी बात, देखिए इतना बड़ा मुद्दा है और आपने सही उठाया कि पिछली बार भी याद करिए आप उठाते तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में कितना बड़ा जो है महालेखाकार की रिपोर्ट आई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है कि
आश्चर्य की बात तो है, ये राजनीतिक दल इससे अछूते नहीं है, क्योंकि श्रीमान जी आप बताते तो ज्यादा अच्छा लगता है। शर्म की बात है कि हम उठा रहे हैं। इतने लोग बैठे हैं, 403 विधायक। हाँ सुनते, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, 403 विधायक हैं और ये रिपोर्ट सदन में पेश हुई, किसी विधायक ने ये भी नहीं जहमत उड़ाई कि उसका अध्ययन करके कहें वही पोस्टमार्टम। नारेबाजी तो करना, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आप देखो पिछली साल भी प्रधानमंत्री सड़क योजना में महालेखाकार ने उंगली उठाया था कि एक्सियन, जो एसडीओ है उनको एक्सियन बना दिया गया और टेंडर में गड़बड़ी की गई, लागत मूल्यों में गड़बड़ी की गई और उस पर आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं हुआ। इसीलिए इस साल की भी रिपोर्ट देख लो, कितनी शर्म की बात है। एक तरफ पीठ थपथपाई जा रही, अभी अगली साल देखना, हम तो रोज कहते हैं ये लखनऊ में गोमती में दीवार उठाई जा रही है, जैसे आपने पत्थरों की बात किया, अगली बार रिपोर्ट आएगी तो ये दीवार में इतना बड़ा घोटाला होने जा रहा है कि इससे जो है प्रदेश में बहुत सी योजनाएं चल सकती हैं। तो आप समझिए कि ये तो राजनीतिक पार्टियों को बहुत गंभीरता से एक बात को कह रहा हूं, मिला है विधानसभा विधान परिषद। मुन्ना सिंह चौहान जी, मैं बहुत गंभीरता से एक बात को कह रहा हूं और इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा, जो इसके अंतर्निहित भावना है उसको समझने की कोशिश करिएगा। आप जिस बात को कह रहे हैं कि गोमती में दीवारें खड़ी की जा रही हैं, बालू की पूरे के पूरे ट्रक गिर रहे हैं, रात भर में बह जाते हैं, अगले दिन फिर 10 ट्रक गिरती आके है बालू, लेकिन आप जानते हैं, जानने के बावजूद भी आप उस तरीके से कार्रवाई नहीं करते, राजनीतिक प्रतिरोध नहीं दिखाते जिस तरीके से आप लोगों को दिखाना चाहिए। आपको सब मालूम है, हमें कम मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। इससे कहीं ना कहीं शक पैदा होता है पूरी राजनीतिक बिरादरी को लेके कि आप लोग एक ही हैं, ऐसा लगता है, कम से कम कहें आप भले ही जो कुछ भी, लेकिन ऐसा लगता है। हम आगे बढ़ेंगे, अर्शी राजा के पास जाएंगे। देखिए मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। देखिए आपने देखा, चाहे यादव सिंह का प्रकरण रहा हो, सबसे पहले हमने ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन दिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपने भी यादव सिंह प्रकरण में राजनीति का, ये हमने तो ये भी कहा कि इस पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। किसी भी नदी का देश को नहीं बदला जा सकता। एक मिनट सुन लीजिए हमको। मैंने सबसे पहले उठाया कि किसी भी नदी के बेसिन में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और ये आपराधिक इतिहास है, ये आपराधिक धाराएं हैं, और आप गोमती को जो है दीवार में बांध रहे हो, आप जो है खनन के माध्यम से नदियों का जो है धारा बदल रहे हो। ये कहां जाएगा प्रदेश? चलिए, यादव सिंह प्रकरण के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोर्ट के मामला संज्ञान में रहा है, इसलिए चीजें आगे बढ़ी। राजनीतिक तौर पर अगर हम कहते तो शायद चीजें उतनी बेहतर नहीं हो पाती। कोर्ट मामले में दखल दे रहा है। बात हम कर रहे हैं जो प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में हर पन्ने पर कोई ना कोई गड़बड़ी दर्शाई गई है जो कि सरकार के द्वारा की गई है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही, ये हमारे यहां पर जो मेहमान मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। अरे भाई फिक्स कैसे होगी? एक पक्ष और दूसरा विपक्ष, कौन फिक्स करेगा? हमने उनको निर्वाचित करके भेज दिया, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है, मुन्ना सिंह चौहान साहब, अर्शी रजा, हरीश श्रीवास्तव और केसी जैन साहब मौजूद हमारे साथ में। अर्शी रजा जी, हरीश श्रीवास्तव ने चर्चा की शुरुआत में कहा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही है। पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के यही दो स्तंभ हैं। अगर सदन की हम बात करते हैं, कौन अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेगा? पक्ष अगर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है तो विपक्ष जोरदार प्रहार क्यों नहीं कर पाता? क्यों पर्दे के पीछे साठ गांठ रहती है? ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर आपकी टिप्पणी जरूर हम चाहेंगे। अर्शी रजा। सब चीजों का हर साल हर बार कांग्रेस ने डट के विरोध किया है और जो भी प्रधानमंत्री ग्राम योजना और सड़क योजना जो भी है और मिड डे मील, ये सब कांग्रेस ने अपने टाइम में सारी स्कीमें शुरू की थी और बहुत अच्छी तरह से इनको लागू किया और बहुत अच्छा चलाया। मगर अब इस वक्त तो हालात प्रदेश के ये हैं कि जो वहां और यहाँ दोनों एक ही तरह के मामलात हैं, तो इसलिए न वहां वाले बोल रहे हैं और न यहाँ वाले, ये दोनों मिलके इस तरीके से बंदरबाट हो रहा है पैसे का। और पूरी तरह से जो हमारे जो ये कहा जाए जो किशोर और युवा पढ़ाई का पैसा है, सड़क का तो छोड़िए, जो हमने मतलब बच्चों के लिए छोड़ा था वो तक पे ये लोग जो है वो हमला कर रहे हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि बोलना, जो भी बोलता है
और उससे किस तरीके से शासन और प्रशासन स्तर पे उसके खिलाफ किस किस तरीके के षड्यंत्र होते हैं, कैसे उसे परेशान किया जाता है और वो आखिर में थक हार के चुप हो जाता है। अर्शी रजा साहब, ये आपकी नाउमीदी है। अर्शी रजा साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। वहां आपके 40 जो हैं वो जीएसटी रोके पड़े हैं, वहां पर आपके 40 जो हैं उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल वापस करवा दिया है, और यहां पे आप कह रहे हैं कि हम क्या कर पाए। मुन्ना सिंह चौहान भी इसके प्रतिरोध में खड़े हुए हैं, हरीश श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं ये सरकार गलत कर रही है, आप भी कह रहे हैं हम विरोध कर रहे हैं, आप सब लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, वो अकेले गलत कर रहे हैं और आप सब लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद वो गलत कर रहे हैं। ये कुछ बात हजम नहीं होती, हमें बिल्कुल नहीं हजम होती है। आपके कहीं ना कहीं आपकी बातों में मिलावट झलकती है, आपके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र दिखता है। नहीं, आप बताइए अर्शी रजा साहब, आप मुझे अर्शी रजा साहब आप मुझे क्रॉस करिए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं से हम सरकार में नहीं है, ठीक है, 27 साल हो गए हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो आप मेरी बात को सुनिए रजा साहब। मैंने कहा कि मुन्ना सिंह चौहान भी इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, हरीश श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं सरकार बहुत गलत कर रही है, आप भी कह रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। जब ये पूरा सदन में तमाम संपूर्ण विपक्ष कह रहा है ये गलत कह रहे हैं, फिर भी सत्ता पक्ष गलत कैसे कर पा रहा है? आप इनको क्यों नहीं घेर पाते हैं? तो विरोध मनीष है मनीष वाजपेयी जी, मैं आपके बातों से बिल्कुल पूर्णतया सहमत हैं कि जिस तरह विरोध विधानसभा में होना चाहिए उस तरह विरोध नहीं हो पा रहा है। अब वो पता नहीं किन कारणों से नहीं हो रहा है। कुछ विधायक जो है मुख्यमंत्री से रिश्ता बनाने में लगे हैं, बिल्कुल कि अपना काम कराने में लगे हैं। चौहान साहब, इस बात में मैं आऊंगा, उतना विरोध जो पटल है सदन का, वहाँ उस तरह का विरोध नहीं हो पा रहा है। मैं इस बात पे आऊंगा, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं आपकी बात पे आऊंगा, बिल्कुल सही बात है, ये बात खुल के स्वीकार करनी चाहिए और कम से कम नाम ले लेना चाहिए। वो कौन कौन से विधायक है, वो विधानमंडल दल के कौन कौन से नेता हैं जो अपने रिश्ते बनाने में अपना स्वार्थ देख रहे हैं, पार्टी डूब रही है, पार्टी के नियम सिद्धांत को ताक पे रख रहे हैं। इनको देखना चाहिए, हाईकमान को देखना चाहिए। बहरहाल ये उनका मैटर, इसमें हम क्यों डिस्टर्बेंस करें उनको, हम क्यों हस्तक्षेप करें। जैन साहब, आप अभी मुस्कुरा के यही जवाब देंगे कि मुख्यमंत्री हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है क्योंकि आपकी कई तकरीरों में लगभग शुरुआत ऐसे ही होती है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री के बढ़िया काम हो रहा है, सब कुछ बढ़िया काम हो रहा है। अगर बढ़िया काम हो रहा है तो ये प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट क्या कह रही है, हमें इसका बताइए। आप ये कह क्या रही है रिपोर्ट, अगर आपने पढ़ी हो तो? देखिए मनीष जी देखिए, टीवी चैनलों में जो आया वो मैंने देखा और पूरी रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन जो चीज आपने कही इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनकी सराहना करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से विकास कर रहा है उसकी सराहना करनी चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं वो चीज फिर दोहराऊंगा। और जो आपने प्रश्न किया, बिल्कुल प्रश्न उठता है, और जो चीज आपने बताई उसमें क्या है कि ये हर जगह पे, हर स्टेट गवर्नमेंट में, यहाँ तक कि सेंट्रल की गवर्नमेंट में, अभी कांग्रेस के साथी बता रहे थे, उसमें तमाम सारी की रिपोर्ट में तमाम सारे खुलासे हुए, तमाम लोग उसमें जेल गए, बहुत सारे घोटाले खुले, तमाम सारी चीजें सामने आई। तो ये जो घोटाला है इसमें अधिकारी से लेकर के और नेता तक कहीं ना कहीं संलिप्त होते हैं, और ये भ्रष्टाचार जिस तरीके से चल रहा है इस पे अंकुश लगना चाहिए। लेकिन ये एक लूप लाइन जिस तरीके से होता है, आप देखिए कि इसमें क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट बना, अब वो ओवरब्रिज बनना है, और इसमें जो पैसा पहले पास हुआ वो 10 करोड़ का है, और उसके बाद में वो 3 साल के बजाय 5 साल में पुल बन के खड़ा होता है। जैन साहब, माफ करिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, लागत है उसमें और हो जाती है। ये मोटी मोटी बात दिखाई देती है। मोटी बात में सबसे ज्यादा जो है, जो एमडी होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो पीएम है प्रोजेक्टों के, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है। मुख्य बातें तू ना इधर उधर की बात कर, ये बता कि कारवां लुटा कैसे। सवाल ये है, भ्रष्टाचार कौन कहता? किसी ने आज तक कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ना चाहिए? कोई एक व्यक्ति ऐसा कैमरे पे आके बोला हो किसी ने कि भ्रष्टाचार बढ़ना चाहिए? सबने कहा भ्रष्टाचार बढ़ना चाहिए। मनीष जी, मुझे 2 राहबरी का सवाल है। चौहान साहब, मुन्ना सिंह जी सुन लीजिए। देखिए, अभी 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक
और 2 कांग्रेस के विधायक अभी विधानसभा से कुछ समय पहले सस्पेंड किए गए। क्यों सस्पेंड किए गए वो? क्योंकि वो अपने काम का, अपने विधानसभा क्षेत्र का खुद ठेकेदारी कर रहे थे, जबकि ये नियमता नहीं हो सकता है। अरे आप क्या तो पूरा सभी की लोग पूरा कर रहे हैं। वो अपना पूरा की पूरा प्रोजेक्ट आपका यानी तो कि जो पूरा विधायक युवा निधि ब्रिगेड थी, इसी अरे आप काम सुनिए पे तो, लगा हुआ क्या है। इस आप बात सुनिए तो में आप गलत तर्क दे रहे हैं। अरे क्या इस तर्क बात है? में जो विधायक हो रहा है साहब, तर्क दे रहे हैं। जो पूरे प्रदेश जैन में साहब आप निधि लोग थी, इस तरीके से विधायक मैं निधि रोक रहा थी, हूं। उसका इस्तेमाल वो खुद ही कर रहे जैन थे। साहब, जो बात और दर्शक उनको नहीं जानते सस्पेंड हैं, किया। जो बात जी। दर्शक नहीं जानते जैन हैं, साहब, जो बात प्रदेश की जनता नहीं जानती है। जैन साहब, मनीष जी को पूरी वो हाँ बताइए, आप पूरी जानकारी जैन साहब को दीजिए। कोई जानकारी नहीं है पूरी इस जानकारी आप संदर्भ बता में। दीजिए। जैन साहब को पूरी भारतीय जनता जानकारी पार्टी नहीं इस के 2 संदर्भ विधायक में। और कांग्रेस के 2 मैं इनसे विधायक। आग्रह करूंगा कि इस हमें मसले की संयुक्त पहले में पूरी पढ़ा मालूमात नहीं है, कर वहाँ के पूरी मालूमात है। जैन साहब आप वरिष्ठ बता व्यक्ति दीजिए, हैं, वो क्यों हटाए गए थे? इनको पुनः अध्ययन करना वो क्यों हटाए गए थे, आप चाहिए। बता और दीजिए। रजा साहब अभी जो बात कह रहे थे, क्यों हटाए मैं गए थे, उनको आप भी बता कहता दीजिए। हूँ कि वो पहले क्यों सस्पेंड किए मालूमात थे? कर लें कि केंद्र सरकार केवल धन देती है प्रदेश सरकार को, नहीं, और उसमें केंद्र एग्जीक्यूटिव सरकार की एजेंसी भी प्रदेश जिम्मेदारी सरकार बनती है। है। जयंत उनको साहब, इस बात की केंद्र सरकार जानकारी की होनी जिम्मेदारी चाहिए बनती है। कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए केवल केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराती है, मगर जो पैसा प्रदेश वापस जाता सरकार है, की उसका भी मशीनरी कुछ होता उसका है। ऐसा थोड़ी ना क्रियान्वयन सरकार करती पैसा है। वापस जा रहा है, उसके केंद्र सरकार क्रियान्वयन की जिम्मेदारी। सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी प्रदेश नहीं, बहुत सरकार की होती है। सीधा सा सवाल है। और जहां तक आप ये- विरोध की बात कर रहे थे, जी विपक्ष में रहकर जी मनीष जी विपक्ष में रहकर विपक्षी दल उन समस्याओं को की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं और जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। सरकार जब इतनी भोथरी हो जाती है कि जनता की आवाज उसके कान तक नहीं सुनाई पड़ती, विरोधी दलों की आवाज उसके कान तक नहीं सुनाई पड़ती, तो ये घोटाले होते हैं। कर जो कि सामने आई हैं उत्तर प्रदेश के प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट में, जिन्होंने ये बताया है कैसे हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर पैसा सही तरीके से खर्च नहीं किया गया है और जो व्यवस्थाएं हैं किस तरीके से उनका मखौल उड़ाया जा रहा है। लब्बो लुआब उनकी रिपोर्ट का यही है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है और उनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि साल दर साल बावजूद इसके बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बड़ा मेहनत करते हैं उत्तर प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन बावजूद इसकी हालत यह है कि 46% सड़कें मानक के अनुरूप हैं ही नहीं। तो आप सोचिए कि ये झूठ बोल रहे हैं या ये रिपोर्ट झूठ बोल रही है। जैन साहब, जाते हुए हमने ये बात कही थी, इस बात में सच्चाई क्या है और झूठ क्या है ये आप बताएंगे। और टेलीविजन स्क्रीन पर आप दिख भी रहे हैं और दर्शक देख भी रहे हैं आपके चेहरे को, क्या सच्चाई है और क्या अफसाना है, फसाना है, ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे। मालूम यह होता है कि जब आपके यहां किसी जिला पंचायत अध्यक्ष के 4 कैंडिडेट पहुंचते हैं, टिकट 1 को मिलनी है, 3 को ठेके मिल जाते हैं। विधान परिषद का 1 मेंबर चुनना है, 2 की और दावेदारी होती है तो 2 के ठेके मिल जाते हैं। जितना बड़ा पद होता है उतना बड़ा ठेका होता है, जितना छोटा पद है उतना कम ठेका है, क्योंकि खर्चा तो निकालना है ना। क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है? देखिए मनीष जी, ऐसा कुछ नहीं है। और आप ये देखिए, चलिए आप सत्ता के साथ ये चीज जोड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में नहीं है, जो उसमें देखिए जो भी पार्टी, हर पार्टी के दावेदार लोग हैं। अगर विधानसभा का टिकट एक आदमी मांगता है और एक आदमी चुनाव लड़ता है, टिकट मिलता है उसको नहीं, और वो जीत अभी मैं जाता आ रहा हूं, और वो गुणवत्ता सत्ता में क्यों आ जाता खराब है लेकिन जो सत्ता इसलिए में मैं आ रहा हूं, आगे आ रहा हूं, उनको ठेका कौन दे देगा? मैं आगे आ रहा हूं कि तो गुणवत्ता क्यों खराब है। जो महालेखाकार की जो रिपोर्ट आई है, जो जिला अध्यक्ष की बात है, हम्म, नहीं जो जिला अध्यक्ष की बात आपने कही कि उसमें ठेका पट्टा मिल जाता है, तो उसमें भी ये चीज लागू होती है कि चलिए समाजवादी पार्टी के 4 कैंडिडेट है, 3 को ठेका मिल गया, एक जिला अध्यक्ष हो गया उसमें से। लेकिन बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, जो बीएसपी के प्रत्याशी रहे, वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं नहीं जाते। मिला ना तो जिला अध्यक्ष हुए। अरे मनीष जी वो बात कर रहे हैं सत्ता दल की, ये कोई तर्क मनीष नहीं जी है। बात कर रहे हैं सरकार की। समझ रहा हूँ। जैन साहब उस पर बताइए। आप समझ और रहे हैं। अब सारा मैं कुल उसको यही समझ है रहा हूँ। कि ये पैसा मनीष जी- समाजवादी पार्टी के ठेकेदारों की मनीष जी- तिजोरी में जा रहा है। नहीं बिल्कुल, ये जो है इस तरीके का आरोप गलत है। जो ठेकेदार है वो ठेकेदार है, वो चाहे जिसकी सरकार आए वो ठेकेदारी करते हैं। मुन्ना सिंह चौहान, मैं देखता हूँ, मैं मुन्ना सिंह चौहान, इन आरोपों में कितनी दम है और आप कितने गिना सकते हैं ऐसे नाम? ठेकेदार लगे हुए हैं।
सिंह चौहान, आप आपके ऊपर जवाबदेही बड़ी है। मुन्ना सिंह चौहान, आप प्रखर वक्ता हैं, जवाबदेही बड़ी है। मैंने एक चीज को आगे बढ़ाया है, इसको आगे आप पहुंचाए। नाम आप गिना सकते हैं, मैं कहता हूं आप नाम गिना सकते हैं कौन कौन लोग हैं जो ठेकेदारी में चले गए हैं। मनीष जी, ऐसा है आपने जो कहा, देखिए मनीष जी, आज जो है सत्ता पार्टी के विधायक जो है अपने इलाके में किसी भी विभाग का काम देने के लिए कमीशन मांगते हैं, और जिस जनप्रतिनिधि को गुणवत्ता के लिए शिकायत करना चाहिए, अगर वो लोग इसमें शामिल हो जाएंगे तो शिकायत कौन करेगा। अब आप प्रधानमंत्री सड़क योजना के कहते हैं, उसमें है कि 5 साल सड़क बनने के 5 साल, क्योंकि उसकी लागत बहुत ज्यादा है, 5 साल तक वही ठेकेदार रिपेयरिंग करेगी। अभी हमने 2 दर्जन शिकायत किया फैजाबाद की, एक मेन रोड से रौनाही से देवढ़ी जाती है, सड़क बनी नहीं कि उखड़ गई, जबकि 5 साल तक उसमें बनी रहना चाहिए। तो आज उत्तर जो अभी आपने कहा केंद्र सरकार की, हमारे हरीश जी कह रहे थे, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके अनुश्रवण के लिए एमपी की एक कमेटी बनी है जो अनुश्रवण करती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान और जो क्या कहते हैं ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन योजनाओं को जो केंद्र फंडित है उनके अनुश्रवण समिति बनी है। और चौहान साहब उसका क्रियान्वयन प्रदेश सरकार करती है। करती तो ये ग्रामों का जो प्रधानमंत्री योजना वो मिल है, ये पैसा प्रदेश सरकार खर्च कर रही है। योजना पर कितना पैसा गया, कितने समय में प्रदेश सरकार जिस तरह से काम करती है आप जिस तरह से जानते हैं। दौरा नहीं, जब तक जनप्रतिनिधि ईमानदार नहीं होंगे, सरकार और मंत्री जवाबदेह नहीं होंगे, जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि है प्रधान से लेकर के मुख्यमंत्री तक, तब तक ये भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा। इसमें कोई दो राय नहीं मनीष जी। ये जो सिस्टम है राजनीतिक, देखिए अधिकारी ज्यादा भ्रष्टाचार करता है, लेकिन मैं सरकार में रहा हूं, मैं मंत्री रहा हूं, अगर हम ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेंगे तो फिर वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाला है वो क्या करेगा, गीता का पाठ पढ़ेगा। जब थानों पर दरोगा को पैसा लेकर के पोस्ट किया जाएगा, जिले नीलाम किए जाएंगे, इंजीनियरिंग विभाग नीलाम किए जाएंगे, तो उसका प्रभाव सीधे सीधे इस रिपोर्ट पर पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक आदमी को पहले शुद्ध बनना पड़ जाएगा। अगर जिसके हाथ में पावर है वो अगर मन बना ले तो हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार 5 मिनट में समाप्त हो सकता है। क्या है मुन्ना सिंह चौहान जी, आपने इतनी सारी लंबी तकरीर की, आप प्रखर वक्ता हैं। चौहान साहब की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। नहीं, जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप में बिल नहीं होगा, इच्छा शक्ति भाई ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है मुन्ना सिंह चौहान जी, हरीश श्रीवास्तव नहीं बिताया जा सकता। ये बात, इसमें आपने कोई नई बात नहीं कही है, ये बात सदियों से यही बात कही जाती रही है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने इस बात को कहा है कि यहां पर देखिए ये कप्तान का इस नेता से संबंध है, और ये देखिए यहां पर ये इसलिए बैठा हुआ है आके, ये कप्तान ये देखिए उनके गुड बुक में आता, और ये यहाँ पर आज 4 सालों से बैठा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुनिए खनन विभाग में कितना भ्रष्टाचार है आप भी दिखा रहे हो, हम भी बोल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां बोल रही हैं, लेकिन खनन विभाग के तरफ जो है सरकार आंख मूंदे है। पूरा प्रदेश खनन के नाम पर लूटा जा रहा है। मुन्ना सिंह चौहान जी, मैं एक बात जो कह रहा हूं मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। एक सधैं सब सधैं, चिल्लाते रह जा रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा, एक सधैं सब सधैं और सब साधें सब जाएं। आप क्या करते हैं कि आप पूरे प्रदेश में खनन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इंजीनियरिंग की पोस्ट पैसे देके दी जा रही है, थाने, ऐसे नहीं होता है। आप किसी एक कैटेगराइज करिए कि आपको एक अभियान क्या चलाना है। खनन के खिलाफ अगर आपको काम करना है, खनन में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना है, तो आपने कितनी आवाज बुलंद कर पा रहे हैं आप उसको क्यों अंतिम परिणति तक क्यों नहीं लेके जा पाते हैं आप, क्यों सरकार को नहीं झुका पाते हैं? आपने देखा, मैंने तो पर्टिकुलर बताया। मनीष जी एक मिनट सुन ले। मनीष जी, आप वाजपेयी जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी मैंने फैजाबाद का पर्टिकुलर बताया। फैजाबाद में गायत्री प्रसाद के संरक्षण में एक ठेका चल रहा है, वहां जो है नदी से गांव को बचाने के लिए ठोकर सिंचाई विभाग का बना है, उसी के बगल खनन हो रहा है। पूरे ठेके में मैंने उदाहरण दिया कि जो है ठेके की जो है खनन नीति है, जैसे में शर्त है कि अगर मशीन से खुदाई होगी तो पट्टा तुरंत निरस्त हो जाएगा। मैंने इस आवाज को उठाई
कहते हैं कि कहां चल रहा, वीडियो दिया कि मशीन से खुदाई हो रही है। उसके बाद भी जब पूरे अमले में भांग पड़ी है, कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं मनीष जी, हरीश मनीष जी, ये मुद्दे आप भी उठाते रहते हैं जी उठाता हूं, और आप भी फॉलो अप करते रहते हैं। बिल्कुल करता हूं। लेकिन ये सरकार इतनी भोसरी है, इनमें संवेदनहीनता इतना है कि किसी विषय पर ये संज्ञान नहीं लेते। चलिए, चाहे हमारे कानून व्यवस्था के मामले हो, चाहे भ्रष्टाचार के। हाँ, ये जो लूट है, चाहे खनिज का, चाहे किसी भी विभाग का। चलिए, आज नियुक्तियों में देखिए कि कितना बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सरकार किसी की बात सुनती नहीं है। जैन साहब कहिए। अरे आपसी के चट्टे बट्टे मिले काम कर रहे हैं, लूट पे आमादा है। ये लगातार, और जब सरकार लूट पे आमादा हो, टांग लड़ाने का काम सरकार जब लूट पे आमादा हो तो किसी की बात सुनती नहीं है। 3 महीने, और आज पूरे सिस्टम में यही है। 6 महीने उसी कोर्ट कचहरी में लग जाता है, फिर से वो प्रक्रिया आगे बढ़ पाती है जब वो कोर्ट कचहरी से राहत मिलती है। आप देखिए टीटी में भर्ती हुई और उसके बाद में भर्ती भैया टीटी में पर हुई, और साथ में समाजवादी फार्मासिस्टों की भर्ती हुई, ठीक है, और खिलाड़ियों की भर्ती हो रही है। तो लगातार हर जगह भर्तियां करने का काम में तो आपने नौजवानों को लूट लिया। पिछली सरकार ने एक पैसे में पूरे खिलाड़ियों की बात उन्होंने किया। मैं बता दूं अभी तक 1989 जब मैं खिलाड़ी वाली बात बताना चाहता हूँ कि 1989 से 2% कोटा रिजर्व था, मगर एक भी खिलाड़ी का अपॉइंटमेंट उसकी प्रतिभा के आधार पर नहीं कर रही सरकार। और हमेशा वो बताएंगे अधिकारियों को, नेताओं को पता है उन्हें पैसे नहीं मिल रहा है, वो खिलाड़ियों को आगे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। ये जो कह रहे हैं खिलाड़ियों को नौकरी नहीं जाएगा, खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भूखों मर रहे हैं। रजा साहब, हम अपने विषय से भटक जाते हैं। राजनीति की जो राहें हैं बहुत रफ्तीली होती हैं, वो तो सदन के अंदर दिखता है, हम यहाँ चर्चा में भी भटक जाते हैं। दरअसल सिचुएशन, कांग्रेस के साथी जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये तो मतलब गले से ऊपर है यार, गले से ऊपर सिर तक डूबे रहे भ्रष्टाचार में। जैन साहब घोटाला ले लीजिए, प्रदेश में जगह जगह हमने तो गठबंधन की सरकार किया लोगों को, आज तो पूरी सरकार लिया जगह जगह किया। मैं इसीलिए आपको सहाया हुआ है प्रदेश से भी और देश से भी। जैन साहब, दिल्ली में भी आप साफ हो गए, जैन साहब सीट आपके पास आ गई। एक एक करके जवाब देंगे। दिन करीब है। मनोज जी आप बताइए, मैं आपको रोक रहा हूँ। इसके बाद प्रदेश में ये कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, युवा कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है और कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश में। आप देखिएगा जनता नकारती है, ये माफिया इनकी आवाज कम की जाए और जैन साहब की, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा जरूर। मनोज जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट आई है, सब जगह गड़बड़ घोटाला, नीतियों का जो क्रियान्वयन होना चाहिए जिस तरीके से वहां पर कुछ हुआ नहीं, जो सड़कें बनी हैं गुणवत्ता के मानक के अनुरूप नहीं बनी हुई हैं। जो कुछ देखने में लगा उससे सिर्फ ये लगता है कि इधर उधर से किसी भी तरीके से करके अपनी जेब भरने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपकी अपनी टिप्पणी क्या है इसको लेकर? देखिए, मुझे तो कोई हैरत नहीं हो रही है। ये तो व्यवस्था की तस्वीर है, पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था की तस्वीर है। और ये राज्यों का जो रिपोर्ट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पेश करता है, वो जो है ना, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस के बारे में भी होता है। राज्यों का जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज्यादा बदतर है। और इस स्थिति में यह जो रिपोर्ट आई है, वह रिपोर्ट को लेकर के जो आपके स्टूडियो में ये तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जो अपनी तकरीर कर रहे हैं, वो अपने पार्टी को बचाने और दूसरी पार्टी पर हमले करने के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा हो रहे हैं। जबकि देखा जाए, कोई भी सरकार आए, सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो वही होती है, सरकार का जो पूरा गवर्नेंस का जो कल्चर होता है वही होता है। ऊपरी तौर पे कुछ गाइडलाइन भले बदल जाते हैं, या जो एक
सब्जेक्टिव तरीके से जो मंत्री हैं या जो कैबिनेट है जो निर्देश देता है, उसके कुछ अपने जो है वो एजेंडे होते हैं। कोई भी पार्टी आए, पहले तो उनका ध्यान ये होता है कि हम अगले 5 सालों में इकोनॉमिकली हम तो सेफ हो ही, और हमें इतना जो है जनता से और अपने वोट बैंक से वो मिल जाए कि अगली बार के लिए भी कुछ इंतजाम हो जाए। इस सूरत में होता यह है कि वह ब्यूरोक्रेसी पर नकेल नहीं डाल पाते, वो पूरे सिस्टम की ओवरऑलिंग नहीं कर पाते, पूरे सिस्टम को वो रीडिफाइन नहीं कर पाते, रिस्ट्रक्चर नहीं कर पाते, और भ्रष्टाचार के कारणों की सही तहकीकात नहीं कर पाते। नई आर्थिक नीति के बाद से, चाहे वो निजीकरण के जरिए हो या आईटी के एप्लीकेशन के जरिए हो या तमाम ट्रांसपेरेंसी तरीके के जरिए हो, जो भ्रष्टाचार को लेकर के काम होना चाहिए था, आज वो हमारा नेशनल एजेंडा नहीं है। आज हमारे राज्य का भी एजेंडा नहीं है। आपकी एक बात में दम है, अगर कोई चोर है तो दूसरे को चोरी करते हुए रोक नहीं सकता, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी पर नकेल नहीं कसी जा सकती। हरीश श्रीवास्तव जी के पास हम जाएं, उससे पहले हम जाना चाहेंगे मुन्ना सिंह चौहान जी के पास, जो कि कुछ कहना चाह रहे थे। मुन्ना सिंह चौहान जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए मनीष जी, मैं आपको इसलिए का ध्यान दिलाया कि आप देखो इस सरकार के डीएनए में ही नहीं भ्रष्टाचार से लड़ने का है। आपने देखा मायावती जी ने 6 साल के लिए लोकायुक्त नियुक्त किया था, 2012 में उसका कार्यकाल समाप्त किया, ये 2 साल उसका कार्यकाल संशोधन करके बढ़ा दिया, 2014 कर दिया। 2014 में लोकायुक्त बनना था, वो वेंटिलेटर पर डाल दिया। अगर न्यायालय बीच में न आया होता तो हम समझते हैं आज उत्तर प्रदेश को एक किता लोकायुक्त न मिलता, और उसमें जो है नेता विरोधी दल और नेता पक्ष, मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल दोनों मिलकर के खेल कर रहे थे। ये तो मैं आपके चैनलों को और सर्वोच्च न्यायालय को और हाई कोर्ट के जजों को बधाई देना चाहता हूं कि आज एक लोकायुक्त तो उत्तर प्रदेश को मिल गया, जबकि उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कानून जो है वो मजबूत नहीं है, वो बिना दांत के है, बिना पंजे के है। यहाँ तो ऐसा कानून होना चाहिए कि लोकायुक्त इतना मजबूत हो कि उसको कार्रवाई करने का अधिकार हो, उसको जांच करने का अधिकार हो। यहाँ तो सिफारिश भेज दिया। आप देखो पिछली सरकार के 6 मंत्री जेल में थे, इस सरकार ने पैरवी नहीं किया, हाई कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी करके उनको छोड़ दिया। उनके लोकायुक्त की जांच कितने मंत्रियों की यहाँ पेंडिंग है, आज तक ना ये सीबीआई जांच की सिफारिश की है, ना उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार किया। तो जब तक जो है राजनीतिक नेतृत्व का संकल्प नहीं हो कि हम जो है भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी के निगाह से देखेंगे, अपराधी को अपराधी के निगाह से देखेंगे, तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। हम तो एक चीज और कहते हैं मनीष जी, हमारे देश और प्रदेश में पैसे की कमी नहीं है, नेताओं के नियत में खोट है। अगर वो खोट समाप्त हो जाए, परियोजनाएं बनी, 1 साल की परियोजना बनी तो उसकी मॉनिटरिंग करो, 1 साल में पूरी हो। अब पता लगा 10-10 साल। आप देखो हमारे प्रदेश में सरजू परियोजना है, वो 78 से चल रही, अभी भी पूरी नहीं हुई। आप चले जाए सिंचाई की कनहर परियोजना है, वो पता लगा 25 साल से चल रही, पूरी नहीं हुई। इसी तरह आप देखो सोन परियोजना है, आज वो 30 साल से नहीं पूरी हुई। जमुना में एक जो है पैसा खर्च हुआ है, एक डैम बनना है, अब तक नहीं बना। पिछली सरकार, पिछली सिंचाई मंत्री तो आप भी रहे हैं कि लघु सिंचाई विभाग में 500 करोड़ रुपए डैम्पों में घोटाला हो गया, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सिंचाई मंत्री तो आप भी रहे हैं। हाँ तो मैं तो बता रहा हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं, मैं सिंचाई मंत्री था और सरजू परियोजना का हमने समय तय कर दिया था 11 महीने से कि ये 2006 में जून में पूरा होगी, और मैं चला गया, आज तक पूरी नहीं हुई। वही तो मैं कह रहा हूं कि जिसके हाथ में सत्ता हो वो अगर जवाबदेह बनेगा तो पैसों की लूट नहीं होगी। हरीश श्रीवास्तव जी, वो नहीं जवाबदेही से बच सकता है कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रमुख नहीं। बड़ा तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, और बहुत सारी छीछालेदर हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, और आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक दूसरा पर्याय बन चुका है। हम उसमें जाना भी नहीं चाहते, लेकिन बहुत तकलीफ होती। तकलीफ इसलिए होती है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा किसी योजना पे आप खर्च करते हैं, आपके आदेश पर वो पैसा खर्च किया जाता है, और वो योजना फ्लॉप हो जाती है, या उस योजना का बजट 1000 करोड़ रुपए होता है, आपकी वजह से, आपके नियत की खोट की वजह से वो समय पर पूरी नहीं होती, और वो 1000 करोड़ रुपए परियोजना 5000 करोड़ पर पहुंच जाती है। इसकी जवाबदेही और साथ ही साथ इसके लिए पनिशमेंट, कभी राजनेताओं को पनिशमेंट मिल पाएगा? आप हर चीज अधिकारियों पे डाल देते हैं, चोरी अधिकारियों पे डाल देते हैं, वो कमीशनबाजी अधिकारियों पे डाल देते हैं। एमबी में जूनियर इंजीनियर दस्तखत करता है, ठेकेदार का कोई लेना देना नहीं है, ठेकेदार को तो पेमेंट हो जाएगा, फंसेगा जूनियर इंजीनियर।
सब कुछ अधिकारी करते हैं, आप क्या करते हैं? और ये कभी पनिशमेंट मिल पाएगा कभी किसी राजनेता कभी किसी मंत्री को कि आपके रहते हुए ये परियोजना शुरू हुई और ये समय पर नहीं पूरी हुई इसलिए आपको दंड मिलता है? ये कभी ऐसा हो पाएगा लोकतंत्र में? हरीश श्रीवास्तव जी। मनीष जी, बिल्कुल हो पाएगा जब ईमानदार और कमिटेड नेतृत्व होगा तो बिल्कुल मिल पाएगा। आप देखिए कि सपा सरकार आई थी और कह रही थी कि बसपा के भ्रष्टाचारियों को तुरंत जेल में डालेंगे। भ्रष्टाचार के जितने मामले थे बसपा सरकार के, एक पे इन्होंने कोई जांच नहीं की, न कोई कार्रवाई की। तो जब तक सरकार ये की इच्छा शक्ति नहीं होगी, सरकार ये चाहेगी नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम करें। सही है। तो कहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई? तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। सपा और बसपा में अंदरूनी समझौता यह है कि नहीं, इन्होंने उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ और काम किया ना उन्होंने आपके वो केवल तभी मनीष जी संभव है जब नेतृत्व ईमानदार हो और सत्ता में बैठा शीर्ष पे बैठा व्यक्ति ईमानदार हो और उसका कमिटमेंट हो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया कि सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कारण हमको छोड़ना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कार्रवाई का संकल्प नहीं है और इच्छा शक्ति नहीं है तो भ्रष्टाचार से नहीं लड़ा जा सकता। चलिए जैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे? वक्त चूंकि हमारे पास कम बचा हुआ है, आप जवाब दे दें तो फिर मैं आगे बढ़ूं क्योंकि वक्त कम बचा है। देखिए मनीष जी कि हरीश जी ने बात तो बहुत अच्छी की और उन्होंने बहुत सही बात कही कि जब तक की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए कि स्वच्छ गंगा और स्वच्छ भारत अभियान में किस तरीके के काम हो रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान में तो आप अपने यहाँ इटावा में घोटाला देख लीजिए। अभियान के नाम ये तो आपको देखना होगा। हमारी केंद्र सरकार तो पूरे कमिटमेंट के साथ काम कर रही है। जैन साहब, क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी आप है, आप अपने अंदर झांकिए। प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं। अरे जैन साहब, मजबूरी ये है जैन साहब, वहाँ पे करोड़ों रुपया खर्च हुआ उनके आने के नाम पर। मैं रोक रहा हूँ जैन साहब, रुकिए एक मिनट जैन साहब, 4 बार नहीं है जैन साहब, जैन साहब, आप खर्च हुआ। मान्यवर जैन साहब, आप नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। हमने इससे चर्चा में शुरुआत में भी कहा हुआ था कि हमने कहा चोर को चोर कहने से अपनी चोरी नहीं छिपती है। मुलायम सिंह यादव जी चुनाव के दौरान जगह जगह घूमते घूमते यही कहते रहे, हम एक अलग से विभाग बनवाएंगे और उस विभाग को बनवा के जितने घोटाले किए हैं बहन जी ने, उन सभी घोटालों की फाइल खुलवा के और सबको जेल भिजवाएंगे। ये तो बातें कही थी, सार्वजनिक तौर पर कही थी। क्या वैसे ही हुआ या नहीं? आपको बात ये है, लोकायुक्त की नियुक्ति में भी क्या हुआ? 4 बार फाइल भेजी गई। वक्त खत्म हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस एक फाइनल, हमारी कौन हमारी कहाँ है जिससे आपके खिलाफ में तो आपने मुख्यमंत्री को चलिए हमारे पास वक्त आगे नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं आगे काबू जाएंगे। अब हमें अपने इस कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है समाधान पर पहुंच पाना, लेकिन दर्शक हैं, समझते हैं, जनता सब जानती है। हमारा काम है चीजों को साफ करके देख पाना। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मुन्ना सिंह चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हरीश श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, जैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन चिंतन और मनन की जरूरत बहुत ज्यादा है जैन साहब। मनोहर मनोज जी आपको हम बहुत कम समय दे पाए, चूंकि विलंब से कुछ तकनीकी व्यवधान रहा, आपसे कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, लेकिन कम समय दे पाए। लेकिन फिर भी आपने जितना संक्षेप में कहा वो बहुत बेहतर कहा और बहुत सही कहा। शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ पाएंगे कि आप कैसे जनप्रतिनिधियों को वोट देते हैं और कैसे लोग चुनते हैं। और उम्मीद हम ये भी करते हैं कि आपका अपना पैसा अगर व्यर्थ हो रहा है तो आप जरूर इस बात को समझेंगे कि कैसे इन लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। महालेखाकार की रिपोर्ट आई है, अगर हो सकेगा तो आप पढ़िए, समझिए और जानिए कि आखिरकार ये लोग करते कौन सा खेल हैं, किस तरीके से बंगले गाड़ियां चलते हैं और कैसे गाड़ियों में डीजल भरता रहता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।